बस बेटा, बस बस बस। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये मेरा बेटा किनाराम है चट्टू जी महाशय। आपके संस्कार जिस पर है वो बेटी मेरे घर में आएगी तो मैं ये अपना परम भाग्य समझूंगा। और सिर्फ ये मेरा बेटा नहीं, और एक बेटी भी है। उसे अगर आप बहू बना ले तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों की शादी आपस में हो जाए। बरूज महाशय, मैंने पहले ही आपके प्रस्ताव के बारे में चटर्जी को बता दिया है। इस घर की लड़की उस घर में जाएगी और उस घर की लड़की इस घर में आएगी। यही इच्छा है ना आपकी? जी बिल्कुल। भाई चटर्जी, अभी जो भी कहना है तुम कहो। जो भी हो, बेटे और बेटी के बाप तुम ही हो। देखिए, आपके प्रस्ताव पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को भी आपके प्रस्ताव के बारे में बताया है। मेरा बेटा राम कुमार बहुत तेज दिमाग वाला है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, अभी तो यजमानी भी करने लगा है। लेकिन क्या चट्टू जी महाशय? हमारे देरे गांव से कमरपुर आने के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? कमरपुकुर में आके इस दोस्त की मदद लेकर मुझे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा है। आपके परिवार की बेटी क्या हमारे घर परिवार में खुद को ढाल पाएगी? जी, ये आप क्या कह रहे हैं चट्टू जी महाशय? इस अनूर गांव से हमने आपकी उस रघुनाथ शीला के बारे में सुना है। ऐसे घर परिवार में अगर मेरी बेटी ब्याह करके जाएगी तो सुखी ही रहेगी। अभी आपकी अगर इच्छा हो तो, मतलब अगर सहमति हो तो मैं आगे। आपकी कन्या कहाँ है? जा बेटी, सबको जाके प्रणाम कर। जा। आजा बेटी, आजा। चल चल बेटी, जा प्रणाम कर। बस बेटी, बस बस। जीती रहो बेटी। जीती रहो। देखिए तो सही से हुआ या नहीं। हुआ तो है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तुम्हारा लिखन और सुंदर करना होगा रानी। तुम्हें अरबी सीखनी होगी, फारसी सीखनी होगी, उर्दू, अंग्रेजी भी सीखनी होगी। अच्छा, मैं तुम्हें अभी एक पहाड़ा पूछूं? पूछिए ना, मैं बताऊंगी। आपने मुझे जो भी सिखाया है मैं सब कुछ सीख गई हूँ। व्यापार वगैरह सीखूंगी और गणित नहीं सीखूंगी। आज रहने दीजिए देवर जी, बहुत हो गया। आज जाने दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर से कोई आ जाए तो। दरवाजा बंद करके पढ़ाई लिखाई हो रही है। मुझे समझ में आ गया था, बिल्कुल समझ में आ गया था कि कुछ छिपाया जा रहा है। मेरी नजर से बच जाओगे तुम लोग। देखिए देखिए बड़ी दीदी, देखिए एक बार अच्छे से देखिए। गर्भवती होके पढ़ाई लिखाई कर रही है।
ने। अरे चंदर, तू छोटी बहू को पढ़ना लिखना सिखाएगा, उसे मेम साहब बनाएगा। ये अंग्रेजी में बात करेगी, जूते पहनकर घर में घूमेगी। क्या ये सही हो रहा है? इतना बढ़ावा देना सही नहीं है चंदर। दादी, यहाँ बढ़ावा देने वाली कोई बात नहीं। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है ये आपको पता है? रहने दो। क्या जरूरी है क्या नहीं है मुझे मत समझाना, बिल्कुल भी मत समझाना। हम लोगों ने तो पूरा जीवन बिना पढ़े लिखे बिताया। कहाँ हम लोगों को तो कोई समस्या नहीं हुई। नानी माँ, तब की बात अलग थी, आपकी बात अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। तू चुप हो जा। बड़ी बहू, तू जुगी को बुला ला, उसी को ये संभालना पड़ेगा। वो आकर देख ले कि क्या हो रहा है। उसे अपने घर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। क्या हुआ है माँ? बड़ी बहू ने मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है। क्या हुआ है बताइए। देख देख जुगी, अच्छी तरह से देख तेरे बेटे और बहू के कारनामे। तेरा बेटा बहू को पढ़ना लिखना सिखा रहा है। और ये बहू खुशी से उछल के नाच रही है और सीख भी रही है। छोटी बहू, ये क्या सत्यानाश कर दिया तुमने? तुम पढ़ना लिखना सीख रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए। ये कैसा सत्यानाश किया तुमने? पढ़ना लिखना सीखने से क्या होता है उसका उदाहरण तुमने अपनी आंखों से देखा है। माँ, पढ़ाई लिखाई के साथ किसी के जन्म और मृत्यु का क्या संबंध है? और इसके अलावा इन सब कुसंस्कार की वजह से लड़कियां जीवन में उजाला नहीं देख पाती। उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लड़कियों को इन सब से क्या फायदा होगा? दादी, समय बदल गया है। अभी अंधविश्वास और कुसंस्कार की चार दीवारों के बीच लड़कियों का रहने का समय नहीं है। लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। नए युग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा। कौन सा पहले बेटा? कौन सा पहले बेटा? कौन सा पहले? तेरा जीवन पहले है या पढ़ाई लिखाई पहले है? बता दे। माँ, इतने सालों से मैं यही सोच के पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे समझाया है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसी सारी लड़कियों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। उनके लिए बहुत जरूरी है। चंदर के मुंह से कुछ शब्द सीखे तो तोते की तरह दोहरा रही हो। मुक्ति मुक्ति, जब मुसीबत में फंसोगी तब समझ में आएगा कि किसे कहते हैं। और सच
सच में अगर कोई सर्वनाश हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग ही ना। ओ चटर्जी, बताओ ना भाभी को कि वहाँ सब कुछ कैसा रहा? मुझे तो पसंद आई है, समझी। बरूजे महाशय की बेटी लक्ष्मी जैसी है, बेटा भी अच्छा ही है। और बरूजे महाशय खुद ईश्वर पर विश्वास करने वाले इंसान हैं। तुम्हारी काटू बेटी भी उस घर में जाके खुश ही रहेगी चंद्रा। मैं कह रहा हूँ चटर्जी, राम कुमार की शादी तय हुई है, ये तो उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो बताना पड़ेगा। ओ चंद्रा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो सुबह से किताबों में अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। रुकिए, बुलाती हूँ। राम, कहाँ है बेटा? इधर एक बार आ तो जरा। ये देखो राम, बेटा बैठो, इधर बैठो। सुनो बेटा, तुम्हारी बहन की शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी की व्यवस्था भी करके आएंगे। इस घर से बेटी जाएगी और उस घर से बेटी आएगी, सिर्फ अदला बदली होगी। आपका निर्णय मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या बेटा? मुझे पता है मुझे तुम किस बारे में चिंतित हो। कोई चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जैसे घर संसार चला रहा हूं वैसे ही चलाऊंगा। तुम्हें जितनी भी यजमानी करनी है वो मन लगा कर करना। ठीक है, यही होगा। तुम्हारी माँ को एक साथ मिल जाएगा, समझे बेटा राम? कातू बेटी के इस घर से जाने के बाद ये घर बहुत सूना सूना हो जाएगा सुखलाल भाई। समझी, उस घर की बेटी लक्ष्मी जैसी है, लेकिन एक बार कुंडली की जांच तो कर लीजिए। अरे इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है चंद्रा। मैं उस जोगेश्वर पंडित को आते वक्त कुंडली की जांच करने के लिए बोल दिया है। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बेटी है कहाँ? उसकी शादी की बात चल रही है, क्या वो अभी सबके सामने आ सकती है? सच में देखते देखते मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। भाभी, लड़की पराया धन होती है। वो तो बाप के घर में आती है पराये घर में जाने के लिए। अब इस बारे में सोच के आप अगर दुखी हो जाएं तो कैसे चलेगा? हम लोगों को तो अभी मिलके शादी का आयोजन करना है। एक साथ दो शादी होने वाली है। ये कोई छोटी बात है क्या? ये तो एक बड़ा कार्य है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। बंधन टूट जाएगा, कुछ ऐसी बाधा आएगी कि सब कुछ बिखर जाएगा। हे रघुवीर, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? और मेरा अंदाजा कभी नहीं चुकता। छोटी बहू, ये क्या सत्यानाश कर दिया तुमने? तुम पढ़ना लिखना सीख रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए? तेरा जीवन पहले है या पढ़ाई लिखाई पहले है, बता दे। और सच में अगर कोई सर्वनाश हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग ही ना। सुनिए जी, सुन रहे हैं आप? सबको बुलाइए ना। क्या हुआ है रानी? सबको बुलाइए ना। क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? अब मैं क्या करूं? माँ,
को बुलाता हूँ। तुम यहीं रहो, मैं भाभी को बुलाता हूँ। सिर्फ रंगरलियां मनाने में लगा है। घर संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं। बड़ी दीदी की छोटी बहू को बच्चा होने ही वाला है। तो इसमें मैं क्या करूं? तू कैसा आदमी है भाई, तुझे जरा भी फिक्र नहीं? कुछ दिनों से ही सुन रही हूँ बड़ी दीदी की छोटी बहू को बेटा ही होने वाला है। और अगर सच में बेटा हो गया तो क्या करेंगे, सोचा है क्या? सोचकर क्या होगा? राजचंद्र दास ने तो पहले ही अपने बाप की ताकत दिखाकर मेरी सारी ताकत छीन ली। अब फिर से वही सोचकर क्या फायदा? क्यों? तेरा बेटा तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? बहू के मायके में है तो क्या उस परिवार का हो गया? तेरे बेटे के शरीर में तेरा ही खून बह रहा है अब है। भूलना मत उसी बेटे की वजह से हमारा इस परिवार के संपत्ति पर हक है। भाग्यवान, इस समय संपत्ति के बारे में बात करने का नहीं है। अगर किसी ने सुन लिया तो? सुना है बड़ी भाभी ने छोटी बहू के लिए किसी दाई को बुलवाया है। तुम जाओ, इस समय तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। फूटी किस्मत मेरी। देख अभय देख, जिसका पति इस तरह का हो उसका क्या भला होगा। कर्तव्य सिखाने आए हैं आप मुझे यहाँ पे। और उस दिन जब बड़ी दीदी मुझे तेवर दिखा के इस घर से निकाल रही थी तब कहाँ गया आपका कर्तव्य? आज कह रहे हैं मैं बड़ी दीदी के साथ खड़ी रहूं। सच में आप माँ के सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। हमेशा आपके बड़े भैया की परिवार की तरफदारी करते रहते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है बड़ी माँ ने माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। हम लोग ये सब क्यों सहन करेंगे, क्यों सहन करेंगे? देख लेना अभय, देख लेना। बुरा मत मानना, ज्यादा दिन भगवान ऐसी पक्षपात वाली विचार नहीं करेंगे। बड़ी दीदी के पैर अहंकार से जमीन पर नहीं टिकते। मेरे पोते को दूर भेजकर बड़ी दीदी अपने पोते को लेकर राज करेगी। कभी नहीं होने दूंगी। ओ माँ, और सहन नहीं हो रहा। दाई अभी तक आई क्यों नहीं? भाग्यवान, छे, ये सब तुम, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो, आज हमारे पास जो भी कुछ है ना वो बड़े भैया की वजह से। और तुम उनके परिवार को शाप दे रही हो। हाँ, दे रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में और मुंह पर एक ही बात होती है।
फिर भी मैं जाऊंगी, लेकिन दिल में विष लेकर जाऊंगी। सुनिए, चाचा जी के साथ एक बार जाके बात कीजिए। या तो सरजू को इस घर में वापस लाइए, नहीं तो मैं फिर से शादी करूंगा। और एक बात कह दीजिए, इस दास परिवार की संपत्ति का हिस्सा हम लोगों को भी चाहिए। हम लोग उनके शरणार्थी नहीं है। अभय! क्यों? कुछ गलत बोला है क्या मैंने?